फर्स्ट वाला हुआ। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कल हमने कौन सा वाला टॉपिक देखा था जी? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के ऊपर एक ही कंसेप्ट होता है जी, इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकॉज स्क्यू लाइंस आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन पैरेलल है कि नहीं रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। इनका रेशो देखो, पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शन में रहते हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है, मतलब ये तो नॉन पैरेलल है। बट ये स्क्यू लाइंस है कि कैसे पता चलेगा भाई? ये फॉर श्योर कैसे रहेंगे जी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो रहेगा बट स्पेसिफिकली पॉजिटिव रहेगा। यहीं पर अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो स्क्यू लाइंस के ऊपर हमने ये जो कंसेप्ट सीखा है इसको हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट whether these two lines are intersecting or not, intersecting or not। और अप्लाई करते करते हमें डिस्टेंस भी अपने आप मिल ही जाता है। डिस्टेंस अगर नॉन जीरो मिला तो नॉन इंटरसेक्टिंग, जीरो मिला तो इंटरसेक्टिंग। इसके लिए हमने वेक्टर फॉर्मेटिक देखा था, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहां पर ये सारे के सारे वेक्टर्स ही है। इसी का कार्टेशियन फॉर्म काफी लंबा चौड़ा जाता है। आई विल सजेस्ट पर्सनली, स्क्यू लाइंस जब भी आता है ऑलवेज गो फॉर वेक्टर फॉर्मेट। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम ये पूरे फॉर्मूले को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी? ये वाला पार्ट, वेक्टर प्रोडक्ट वाला। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, उसके बाद ये कैलकुलेशन जैसे ही हो जाएगा ये आपका एक यूनिट वेक्टर रहेगा। हमने इस यूनिट वेक्टर को नाम क्या दिया था? एन कैप। उसके बाद आपको a2 माइनस a1 का एन कैप के साथ क्या करना है जी? डॉट प्रोडक्ट करना है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दो पूरे कैलकुलेशन को। और हमें पता है डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता, इसलिए प्लस साइन डाला करो। हाँ जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई अगर लंबा कैलकुलेशन रहता है तो हम उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो चलो भाई पहले के लिए देखते हैं। आपको अब यहाँ पर फॉर्मूले में अगर देखोगे आपको क्या पता होना चाहिए? वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। तो ये चार को सबसे पहले नोट डाउन कर लो फॉर आवर कन्वीनियंस। वेक्टर a1 क्या रहेगा जी हमारा? 4i कैप माइनस j कैप। वेक्टर a2 इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। b1 इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 k कैप एंड b2 इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5 k कैप। पहला वाला स्टेप हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जी। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें फाइंड आउट क्या करना है जी? b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये निकालना। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जी? i कैप, j कैप, k कैप विल ऑलवेज बी अवर फर्स्ट रो। सेकंड रो में आएगा जी b1 1 2 माइनस 3, यहाँ पर 2 4 माइनस 5। आपका ये कैलकुलेशन क्विकली, i कैप 2 इंटू 5 माइनस 10, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस 12 प्लस j कैप माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, माइनस 5 माइनस साइन के साथ हो जाएगा प्लस प्लस k कैप मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 4। तो आपको क्या मिलता है जी?
2i कैप माइनस जे कैप, ये मिला जी हमें b1 क्रॉस b2। अब इसका मॉड्यूलस चाहिए जी, b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस क्या रहेगा, √5, √5 मिलेगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का डिवीजन ही चाहिए। तो बेसिकली देखो ये हमें मिल गया, क्लियर है, ओके। अब हम जाएंगे जो हमारे किस वाले पार्ट की तरफ, डॉट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो डिस्टेंस डी है वो क्या है जी, बेसिकली वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट याद रखो। एन कैप मतलब क्या है, जो हमने फाइंड आउट किया वही है, यही हमारा एन कैप है। a2 माइनस a1 ईजी है, a2 माइनस a1 +1 माइनस 4 माइनस 3i कैप, -1 माइनस ऑफ -1 0j कैप, +2 माइनस 0 +2 k कैप, ये a2 माइनस a1 रहेगा ना। डॉट प्रोडक्ट विथ, अब यहां पर देखो ये जो हमारा n कैप है, यहाँ पर नीचे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम सीधा बाहर लेकर आ सकते हैं। हमने देखा है मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर जो रहता है वो डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट में इंटरफेयर नहीं करता, हम सीधा उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा जी आपका, सिर्फ 2i कैप माइनस जे कैप, इतना ही बचा है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, हमारे सेम कंपोनेंट्स साथ में जाते हैं। यहाँ पर चलो k है, यहाँ पर k नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहेगा जी, 0k रहेगा। इनको बस साथ में लेकर जाना है, 1/√5 बाहर ब्रैकेट के अंदर, -3 × 2 -6, 0 × -1 0, 2 × 0 0। तो आपको मिलता है जी मॉडुलस के साथ 6/√5। दिस इज आवर डिस्टेंस। अराउंड कितना आएगा ये, <3 रहेगा फॉर श्योर। एक बार कैलकुलेशंस क्रॉस चेक कर लो। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है, हम अगर वेक्टर में कंफर्टेबल है सीधा वेक्टर में लेकर आओ। सबसे पहले पॉइंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट इज 1 2 3 एंड यहाँ पर इज 2 4 एंड 5। और डायरेक्शन रेशियोज मतलब आपके क्या आएंगे, ये वेक्टर b1 के लिए रहेंगे और ये वेक्टर b2 के लिए रहेंगे। यहाँ पर 2 3 4 एंड यहाँ पर 3 4 5 रहेंगे। तो देखो हमारा वेक्टर a1 मतलब क्या रहेगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। वेक्टर a2 क्या रहेगा, 2i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। वेक्टर b1 रहेगा 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप एंड वेक्टर b2 रहेगा जी 3i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, b1 2 3 4 b2 3 4 5। देखो ये क्या मिलता है, i कैप मल्टीप्लाइड विथ 3 × 5 15 माइनस 4 × 4 16 प्लस j कैप मल्टीप्लाइड विथ 4 × 3 12 माइनस 2 × 5 10 प्लस k कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 × 4 8 माइनस 3 × 3 9। आपको देखो क्या मिला जी, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आपको चाहिए जी इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस मतलब देखो क्या मिलता है 1416। आपको मिलेगा जी इसका मॉडुलस √6। ये जो भी आपको वैल्यू मिला ये डिवीजन, दिस इज नथिंग बट n कैप। आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है।
D is equal to modulus of vector A2 minus vector A1 dot product with n cap. n कैप के साथ जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है उसको हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया. अब देखो मॉडुलस के अंदर क्या रहेगा. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 I कैप, 4 माइनस 2 2 J कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2 K कैप डॉट प्रोडक्ट विथ n कैप का स्केलर तो बाहर ले लिया. अब बचा सिर्फ यहाँ पर वेक्टर माइनस I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप. क्या आएगा देखो अब. 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 अपॉन रूट 6. ठीक है, 1 अपॉन रूट 6. दिस इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यहां तक किसी को कोई डाउट. स्क्यू लाइंस. ठीक है, अब देखो दोनों क्वेश्चंस में हमें जो भी डी का वैल्यू मिला वो कैसा है, नॉन जीरो है. पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, बट नॉन जीरो है. मतलब दीज लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, और कौन से टाइप के लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग होती है. पैरेलल. पैरेलल लाइंस. नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है. उसमें से नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस आर स्क्यू लाइंस. बट और एक टाइप की लाइंस रहती है जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर आल्सो नॉन इंटरसेक्टिंग. क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के लिए जो है वही हम नॉर्मल लाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या. बिल्कुल नहीं कर सकते. रीजन बताता हूं. अगर दोनों लाइन पैरेलल है मतलब दोनों का वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 सेम ही तो रहेगा. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहेंगे. और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर आल्सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ये सेम कंसेप्ट हमने 2D में भी देखा था. ये हो गया नोट डाउन. किसी का बाकी रह गया है तो shortest distance between two parallel lines. देखो ये कंसेप्ट जितना रेयर है इसके लिए हम सिर्फ इसका वेक्टर फॉर्मेट ही देखेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. पहले ध्यान देना हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं. सबसे पहले अगर 3D में कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर रहती है तो ऑब्वियसली वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर ओवरलैपिंग. ओवरलैप करेंगे तो भाई सारे के सारे पॉइंट्स सेम ही रहेंगे. बट अगर डिस्टिंक्ट रहेंगे, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, तो ये भी कैसी रहती है, नॉन इंटरसेक्टिंग रहती है. इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा यही हमारा क्या रहता है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रहेगा. तो हमें बस यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ये क्लियर है. बस अब पैरेलल लाइंस के लिए हमारे इक्वेशंस कैसे हो जाते हैं. हमारा पहला लाइन रहेगा जी वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b एंड दूसरा लाइन रहेगा जी वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b. पहले देखो b1 एंड b2 आता था क्योंकि दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग
बट नाउ सिंस दे आर पैरेलल लाइंस, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शन में रहेंगे, सेम वैल्यूज ही रहेंगी, ठीक है। सो लेट जस्ट से हमारा जो भी वेक्टर बी है, हमने उसको कहां पर लाके रखा है जी? ओरिजिन पे लाकर रखा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइंस कुछ इस तरीके से रहेंगी। ये हमने पकड़ लिया जी वेक्टर a1, और ये पकड़ लिया जी हमने पोजीशन वेक्टर a2। अब देखो मैंने क्या किया जी, पोजीशन वेक्टर्स को कनेक्ट कर लिया ना। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का लोकेशन मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। तो मतलब देखो यहां पर ये पॉइंट P बोला और ये पॉइंट लेट जस्ट से Q बोला, तो वेक्टर OP इज पोजीशन वेक्टर A1, वेक्टर OQ इज पोजीशन वेक्टर A2, और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जिस वेक्टर को पैरेलल है दैट इज वेक्टर B, उसको भी हमने कहां पर रखा है जी? ओरिजिन पे ही रखा है। ये समझ में आ रहा है? नॉर्मली स्क्यू लाइंस में हमारे 1 2 3 4 अलग अलग वेक्टर्स थे, बट अब पैरेलल लाइंस में क्या हो रहा है? 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 ही वेक्टर्स है। ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया जी, इस वेक्टर को लेट जैसे थोड़ा आगे बढ़ाया और ये वाला वेक्टर एक बनाया। ये वाला वेक्टर वेक्टर PQ रहेगा, वेक्टर PQ रहेगा। वेक्टर PQ क्या रहेगा जी? वेक्टर PQ इज नथिंग बट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, बराबर है ना। हमें जो चाहिए वो एक बार फाइंड आउट करते हैं जी। हमें P से ये दूसरे लाइन के ऊपर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया, लेट जैसे दिस पॉइंट इज M, हमें लेंथ ऑफ PM चाहिए, बराबर है। अब देखो ये दोनों वेक्टर्स के ऊपर फोकस करो, वेक्टर PQ एंड वेक्टर B दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट जस्ट से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी N। नाउ टेल मी, यहां पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हमारा वेक्टर PQ एंड वेक्टर B आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट N, तो उनके बीच का हम कौन सा एंगल लेंगे? ये बाहर वाला लेंगे या अंदर वाला लेंगे? अंदर वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि N की तरफ दोनों वेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला थीटा पकड़ के चल सकते हैं ना। वेक्टर B को पैरेलल ये भी लाइन है हमारा L1, और ऊपर वाला लाइन भी है, उल्टा कर दिया, ये L1 और ये L2, L1 का A1 L2 का A2, ठीक है। वेक्टर B को L2 एंड L1 दोनों पैरेलल है, तो अगर यहाँ पर ये थीटा बनाता है तो यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। नाउ इन ट्रायंगल PMQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर PQ इज हाइपोटेन्यूस, जिसका लेंथ भी हमें पता है, मॉड ऑफ PQ रहेगा, और PM जो है वो थीटा के अपोजिट साइड में, साइन थीटा, बराबर है। हम ऐसे शुरुआत करेंगे, ये क्लियर है। और साइन थीटा ये जो टर्म है वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में से किधर आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट में हमारा कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन आता है। मतलब अगेन हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए भी किसको यूज करने वाले? क्रॉस प्रोडक्ट को ही यूज करने वाले। ये क्लियर है? अप्रोच समझ में आ गया? अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये डायग्राम बनाना है बट थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा सा बड़ा वाला डायग्राम बनाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट L1 and L2 are two parallel straight lines
अब यहाँ पर हमने L1 को ये पकड़ा है और L2 को ये पकड़ा है। अब पैरेलल बोला है इसलिए लैम्डा और म्यू दोनों के साथ अब B1 एंड B2 नहीं है, सिर्फ सिंगल वेक्टर B रहेगा। L1 and L2 pass through point P with position vector A1 and point Q with position vector A2 respectively. Draw a perpendicular from point P on line L2 such that PM is perpendicular to MQ. Connect P and Q to create vector PQ intersecting vector B at point N। ये लिखने के बाद अब सीधा डायग्राम क्रिएट कर लो। कम से कम 5-6 लाइन वाला डायग्राम बनाओ, ये सारे डिटेल्स अंदर होने चाहिए। हम नॉर्मली स्क्यू लाइंस में पहले क्रॉस के लिए जाते थे, बाद में डॉट के लिए जाते थे। यहाँ पर क्रॉस करने के लिए B1 एंड B2 है ही नहीं, तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया। सिंस दे आर पैरेलल, वो एक प्लेन बना सकते हैं, राइट? दो पैरेलल लाइंस प्लेन बना सकते हैं कि नहीं? पैरेललोग्राम के जो दो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए वो एक प्लेन बनाते हैं। इसलिए हमने इसको सबसे पहले एक प्लेन फिगर में शो कर लिया जी। Let theta is angle between vector PQ and vector B. That is angle ONP is equal to theta. Therefore, angle MQP is also theta। यहाँ पर रीजन लिखेंगे भाई, since L1 is parallel to L2 is parallel to vector B। बताने की जरूरत नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखते टाइम डायग्राम के ऊपर भी ध्यान देना। ONP मतलब ONP, ये वाला एंगल हमने थीटा बोला। तो सिमिलरली हमारा MQP, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही रहेगा। So in right angle triangle,
पी एम क्यू। हमने ये सारा सब जुगाड़ किसके लिए किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किए। ये क्लियर है? क्योंकि हमें जो चाहिए वो कौन है? हमारा पीएम। पीएम फाइंड आउट कर लिया मतलब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, Hence PM इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो इसलिए हमने ट्रायंगल कैसा बनाने का सोचा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल पीएम क्यू ऑब्जर्व करो। इन ट्रायंगल पीएम क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पी क्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पी क्यू। अब ये डिस्टेंस है, सिर्फ डिस्टेंस है, मतलब इसको अगर वेक्टर की तरह करोगे ट्रीट तो हमें क्या लेना है? इसका सिर्फ मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, तो देखो हमारा पीएम क्या मिल जाता है जी? पीएम इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर पी क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा रहेगा एवरीवन। इसको हम रखेंगे जी इक्वेशन 1 बनाकर बाजू में। ये हमारा अगला जो भी रेसिपी है उसके लिए एक इंग्रेडिएंट बना के रखा है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब अगला जो स्टेप रहेगा ना उसका हिंट इधर ही है। हमारा यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन आया जी? साइन वाला फंक्शन आया। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में से साइन किधर आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। अब अगर मैंने बोला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम इसको क्या लिखते थे? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज सच दैट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। इस तरीके से जाते थे। ये हमारा मॉडुलस वाला पार्ट है। साइन थीटा इधर आता है, बाकी के दो नॉर्मल वेक्टर्स भी आता है, मॉडुलस आता है। यहां पर साइन थीटा के साथ कौन आया? वेक्टर पी क्यू का मॉड आया। तो ऑब्वियसली हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जो 1 एंड 2 है उसमें से एक को क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू लेना पड़ेगा। बराबर है? अब थोड़ा पीछे अगर आओगे, हमने देखो वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाला है। बराबर है? साइन थीटा उसी का एंगल है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी इन दोनों का ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट शुरुआत कैसे करेंगे? नाउ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या रहेगा जी? ये फॉर्मूले के हिसाब से वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर बी क्या रहेगा? मॉडुलस ऑफ पी क्यू इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। कुछ इस तरीके से रहेगा। बराबर है? क्वेश्चन है उसमें से हमें इसमें से कौन से पार्ट की जरूरत है? सिर्फ इसके मॉडुलस की जरूरत है। मॉडुलस की जरूरत मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इनके आप मेंशन करने की जरूरत आप नहीं पड़ेगी। अब इक्वेशन 1 में देखो क्या था? मॉड ऑफ पी क्यू इंटू साइन थीटा को हमने क्या लिखा था? पीएम लिखा है। मॉड ऑफ पी क्यू इंटू साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे जी? पीएम लिखेंगे। और यहां पर हमारा क्या बचा है? बी इंटू मॉडुलस ऑफ बी। और यहां पर हमारा क्या है जी? मॉडुलस ऑफ पी क्यू और बी। हमें पीएम का वैल्यू चाहिए, तो देखो हमें पीएम क्या मिलता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी। और वेक्टर पी क्यू क्या है? a2 माइनस a1। तो हम पीएम का वैल्यू क्या लिखेंगे जी? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये रहेगा जी हमारा
shortest distance between parallel lines. दोनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है, वहां पर भी a2 माइनस a1 था, यहां पर भी a2 माइनस a1 है, वहां पर b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 था, यहां पर b एंड अपॉन मॉड ऑफ b, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, वहां पर a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट डॉट होता था, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है क्या, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब कौन से टाइप के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के लिए अप्लाई होते हैं, रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। ओनली फॉर पैरेलल लाइंस, ओनली फॉर पैरेलल लाइंस। तो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। हमें एक लाइन दिया हुआ है, वेक्टर r is I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of 2I cap plus 3j cap plus 4k cap, and vector r, second line is given as 2I cap plus 4j cap plus 5k cap plus mu times of 4I cap plus 6j cap plus 8k cap। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है जी भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल है तब भी हम ये कंसेप्ट के लिए जाएंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो हम सीधा स्क्यू लाइंस के लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। तो पैरेलल लाइंस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं भाई, लैम्डा और म्यू के साथ जो भी होते हैं ये दोनों क्या लेकर आते हैं जी, डायरेक्शन रेशियोज। और दो पैरेलल लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं वो प्रोपोर्शन में रहता है, मतलब इनका डिवीजन 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2 सेम है रेशियो। तो मतलब ये प्रोपोर्शन में, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी है जी, पैरेलल लाइंस है। डिस्टिंक्ट है, ऊपर से अलग अलग पॉइंट के थ्रू जा रही है। ओवरलैपिंग कब रहती, जब सेम पॉइंट के थ्रू जाती, ठीक है। इसी का आगे नेक्स्ट वाला पार्ट आ नहीं सकता, दैट्स व्हाई। ओके, अब ये पैरेलल लाइंस जैसे ही है पता चल गया, हम सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएफ डी करके क्या लिख सकते हैं जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस विथ वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। आपको सबसे पहले ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पर एक छेड़खानी करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां से हम क्या करेंगे जी, 2 कॉमन लेकर चलेंगे। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, 2I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस 2, अगर कॉमन ले लिया तो देखो क्या बन जाता है, 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 k कैप। तो अब आपको ये याद रखना है भी, एक जगह पर अगर हम लैम्डा यूज कर रहे हैं तो दूसरी जगह पर 2 म्यू, ठीक है। म्यू स्केलर है तो भाई 2 म्यू भी क्या रहेगा, स्केलर ही रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव a1, वी हैव a2 एंड वी हैव वेक्टर b। डाल सकते हैं फॉर्मूले के अंदर,
तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस विथ वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। अब इसको अप्रोच करने के लिए ऊपर का पार्ट अलग से करो, नीचे का पार्ट अलग से करो। मॉडुलस ऑफ b इजीली मिल जाता है। मॉडुलस ऑफ b क्या रहेगा जी? b इज दिस इज आवर वेक्टर b। 16 प्लस 9 25 प्लस 2 4 29। हमें मॉडुलस ऑफ b क्या मिला जी? रूट ओवर 29 मिल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है जी? a2 माइनस a1 क्रॉस विथ वेक्टर b, ठीक है, वो निकालना है। a2 माइनस a1 क्रॉस विथ वेक्टर b। अब a2 माइनस a1 अगर अलग से निकालना ही है तो देख लो। 2 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2 जे कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2 के कैप। ये जो हमारा a2 माइनस a1। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहला हमारा रो आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा रो a2 माइनस a1 के लिए रहेगा जी 1 2 एंड 2 बी वेक्टर बी 2 3 4। देखो क्या मिलता है हमें? आई कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड विथ 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। आपको मिला जी 2i प्लस 0j माइनस के कैप। बट हमें क्या चाहिए जी? इसका भी मॉडुलस चाहिए, इसका भी मॉडुलस ही चाहिए। तो इसका मॉडुलस क्या रहेगा? a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b का मॉड क्या रहेगा जी? रूट 5 रहेगा। न्यूमरेटर रूट 5 मिला, डिनोमिनेटर रूट 29 मिला। तो देखो आपको डिस्टेंस क्या मिलता है जी? रूट ओवर 5 अपॉन 29। दिस इज अवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नहीं, बस स्केलर, हमें बस वेक्टर सेम करना था, ठीक है। लाइक अब यहां पर देख, ये दोनों प्रोपोर्शन में पैरेलल है तो पता चल गया, बट स्टिल दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। इफ दिस इज वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 इज टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर b1। इसका मतलब बस यही रहेगा, डायरेक्शन तो सेम ही है। आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, एट दैट टाइम आपको ये स्केलर हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो ना, अब ये 2 म्यू करने की वजह से इनका कौन सा वाला फॉर्मेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या बनेगा? 2 लैम्बडा प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट, 3 लैम्बडा प्लस 2 वाई कोऑर्डिनेट, 4 लैम्बडा प्लस 3 जेड कोऑर्डिनेट। यहां पर क्या बनेगा? 4 म्यू प्लस 2, ठीक है। तो ऊपर जो लैम्बडा के कोएफिशिएंट्स थे और नीचे जो म्यू के कोएफिशिएंट्स है, लिटरली डबल ही है, तो बस उतना ही इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ये वेक्टर बी सेम चाहते हैं ना। हमने कंसेप्ट के अंदर एक ही तो वेक्टर लिया था, प्रोपोर्शन में करके अलग से वेक्टर लिया था क्या? नहीं। इसको जब एमसीक्यूज के लिए जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले जब भी ऐसा प्रोपोर्शन रहता है उसमें से सीधा छोटा वाला वेक्टर उठाकर चलने का, ठीक है, इजीली हो जाता है। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं।
x minus 2 upon 1 equals to y minus 3 upon 2 equals to z plus 4 upon 3 and x plus 3 upon 1 यहाँ पर -2 ले लो एंड यहाँ पर हम ले लेंगे जी y माइनस 5 अपॉन प्लस 2 एंड यहाँ पर लेते हैं जी z माइनस 7 अपॉन -3। ये दो स्ट्रेट लाइंस सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है क्या, whether these lines are parallel or not। उनके डायरेक्शन रेशियोज की तरफ ध्यान देना। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में 1 upon -1 -1 -2 upon 2 -1 3 upon -3 -1। These two are for sure parallel lines। ठीक है, हमें वेक्टर a1 वेक्टर a2 एंड वेक्टर b को रिकॉग्नाइज करना है। अब इसको क्विकली कैसे करना है वो देख लेते हैं। वेक्टर a1 मतलब ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। पॉइंट्स कैसे रहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 2, 3, -4 के थ्रू जाने वाला लाइन है। ये बनेगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये वाला -3 + 5 + 7 के थ्रू जाने वाला लाइन है, तो -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और आपका वेक्टर भी दोनों में से किसी भी एक को उठा लो। अगर आप देखोगे ये अपोजिट, अनलाइक वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो मैंने वेक्टर बी के लिए एक तो इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी को भी उठा लो। मैंने ऊपर वाले को उठा लिया जी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। पहला स्टेप हो गया, ये रिकॉग्नाइज करने थे हमें। वेक्टर वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले यही किया था। अब लगे हाथ क्या कैलकुलेट कर लो जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 1 4 9 √14। ये आगे जाकर अपना क्या बनने वाला है जी, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये। न्यूमरेटर में हमारा क्या था जी, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस विथ वेक्टर b। नेक्स्ट स्टेप, हमने वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कैलकुलेट कर लिया जी। -3 -2 -5i कैप प्लस 5 -3 प्लस 2j कैप प्लस 7 -4 प्लस 11k कैप। ये मिल गया जी हमें a2 माइनस a1। अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। सेकंड रो में आएगा a2 माइनस a1 -5 2 प्लस 11 एंड थर्ड रो में आएगा वेक्टर b 1 -2 प्लस 3। देखो आपको क्या मिलता है, i कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 3 6 11 इंटू -2 -22 माइनस प्लस, तो प्लस 22 प्लस j कैप मल्टीप्लाइड विथ 11 इंटू 1 11 5 इंटू 3 प्लस 15 में जाएंगे ये, प्लस k कैप मल्टीप्लाइड विथ -5 इंटू -2 प्लस 10 -2। आपको देखो क्या मिला, 28 i कैप प्लस 26 j कैप प्लस 8 k कैप। ये मिला जी हमें वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस विथ वेक्टर b। और हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें भी इसका क्या चाहिए, सिर्फ मॉड ही चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस विथ वेक्टर b क्या रहेगा जी, √28 का स्क्वायर 784
प्लस 26 का स्क्वायर 676 और इसका स्क्वायर 64। देखो कितना आता है टोटल, क्या आ जाएगा मेरा 4 7 7 14 प्लस 8 22 कैरी ओवर 2 1 5। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड किया तो देखो क्या मिलता है, 3 समथिंग मिलना चाहिए। 381 381 मिलता है। 381 कैसा नंबर है? अच्छा नंबर है बट प्राइम है, ठीक है। तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 381 ऐसा करके भी लिख सकते हो। ओके, न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया। तो देखो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पीएम चाहिए था वो क्या मिलेगा जी हमें, मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। ऊपर मिला जी हमें रूट ऑफ 1524, नीचे मिला जी हमें रूट ऑफ 40। दिस इज आवर आंसर। फोर्टीन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रूट के अंदर, अगर ये सिंगल रूट के अंदर लिखते हो तो भी चल जाएगा। वन 100 एंड समथिंग आएगा, 110 से आगे आएगा कुछ तो रूट के अंदर 110 पॉइंट समथिंग। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्ट्रेट लाइंस 3D के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, उतने कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा 3D का इंटरवल वाला पार्ट रहेगा, मिड पार्ट रहेगा। 3D के अंदर पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स तीनों आते हैं, उसमें से पॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं हमने वो भी देखा है, स्ट्रेट लाइंस किस तरीके से काम करता है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो 3D में अब तक हमने क्या देखा था, पॉइंट्स एंड लाइन से रिलेटेड पार्ट देखा हुआ है जी। अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू 3D स्पेस देखा था, मतलब हमारे ऑक्टेंट्स क्या बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वो क्या रहता है वो देखा था। एंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू किया था जी, दैट वाज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये 3D में शुरुआत में ही क्यों देखा है वो आपको बता के रखा है, क्योंकि 3D के अंदर कोई भी जब पॉइंट आता है उसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक पोजीशन वेक्टर मिलता है, और उस पोजीशन वेक्टर के हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। हमें जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनाना रहेगा, हमें जब भी कोई प्लेन देखना रहेगा, हम हमेशा एक वेक्टर को ही रेफर करेंगे। उसके लिए हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का देखा। इनका एक पर्पस भी देखा था जी, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी का फायदा हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के लिए भी किया था, याद है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज निकाला था। नेक्स्ट हमने शुरू किया था जी स्ट्रेट लाइन। नोट्स इनकम्प्लीट है क्या? स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन बनाने के हमारे कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला वाला, वी हैव 1 पॉइंट एंड वी नो डायरेक्शन रेशियोज। इसका हमने वेक्टर इक्वेशन भी देखा था एज वेल एज
कार्टेशियन इक्वेशन भी देखा था, और वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ये दोनों पॉइंट्स की मदद से हम वापस से डायरेक्शन रेशियोज ही निकालते थे, एंड अगेन हमने उनके वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्मेट, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4 याद आ रहा है? एंगल नहीं देखा था, हमने कन्वर्जन देखा था, कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, और वहीं पर हमें कौन मिला था जी? पैरामेट्रिक फॉर्म मिला था जी। कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन एंड वाइस वर्सा। ये 2 वेज देखा था हमने, और यहां पर हमें और कौन मिला था जी? पैरामेट्रिक फॉर्म मिला था। और ये बताया था मैंने आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत हेल्पफुल रहेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमने देखा था जी ये सिंगल स्ट्रेट लाइन जो भी हो सकता है यहां तक। उसके बाद हमने देखा जी व्हाट इफ वी हैव 2 स्ट्रेट लाइंस, तब क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइंस के ऊपर 2 ही कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, एंड इफ दे इंटरसेक्ट देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल हमेशा किसके टर्म में मिलेगा जी? हमें cos थीटा के टर्म में मिलेगा। एंड इफ दे डू इंटरसेक्ट देन वी हैड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद हमने क्या देखा था जी? 1 स्ट्रेट लाइन एंड 1 पॉइंट, यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा था। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। और अगर ये याद अगर नहीं रहेगा तो यहां पर सीधा ऐसा करके लिख दो, यहां पर की पार्ट कौन है हमारा? लैम्बडा। लैम्बडा जैसे ही फाइंड आउट करते हैं हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है, बाहर वाले पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, और वहीं पर सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस ही रहती है, बट किस टाइप की? नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब नॉन इंटरसेक्टिंग होने की वजह से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं मिलने वाला, उनके बीच में एंगल रहेगा। तो यहां पर हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट होता है जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और उसी का हमने देखा जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों साथ में देखने के पीछे रीजन क्या है? ये दोनों टाइप के लाइंस कैसे है जी? नॉन इंटरसेक्टिंग। बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर ये दोनों कंसेप्ट के फॉर्मूले एक जैसे क्यों है? बिकॉज बोथ ऑफ दीज लाइंस, स्क्यू लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनके बीच में हमारा ये कंसेप्ट पूछा जाता है। अब याद रखते टाइम हम सीधा फॉर्मूले के साथ याद रखेंगे। स्क्यू लाइंस के लिए डी क्या दिया है जी?
वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट विथ B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 एंड इसके लिए हम क्या याद रखेंगे जी, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 क्रॉस विथ वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर B। स्क्यू लाइंस में क्रॉस प्रोडक्ट भी है एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट भी है, पैरेलल लाइंस में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर इंटरवल बोल के हाफ पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां से आगे मतलब हमारा लाइन खत्म हो गया। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो 2D में नहीं आया था बट 3D में आएगा? प्लेन। 2D में कितने प्लेन थे? एक ही प्लेन था भाई। एक प्लेन में क्या वैरायटी देखेंगे? कुछ नहीं। 3D में कितने प्लेन होते हैं? इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। तो इसलिए हमारा अब यहाँ पर क्या आने वाला है जी? प्लेन आने वाला है। अब अगर आप कंपेयर करोगे 2D में स्ट्रेट लाइन जब हम देख रहे थे तो हमने 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, 1 लाइन 1 पॉइंट, 1 लाइन 2 पॉइंट्स, 2 लाइन 1 पॉइंट, इस टाइप के कई सारे कंसेप्ट देखे थे, बराबर है। सिमिलरली प्लेन के साथ भी होने वाला है। वी विल हैव सिंगल प्लेन इनिशियली, एक प्लेन से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे जैसा स्ट्रेट लाइन के लिए देखा था। उसके बाद हम नंबर ऑफ प्लेन्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। प्लेन का पॉइंट के साथ क्या क्या हो सकता है, प्लेन का लाइन के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि 2 स्ट्रेट लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। हमारा सिंपल क्वेश्चन, 2 प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो हमें उनका एक कॉमन पॉइंट मिलता है विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें उनका क्या मिलेगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हमारे लिटरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते थे, 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन में क्या पूछा जाएगा? उस लाइन का इक्वेशन पूछा जाता है। और वो लाइन भी किधर रहेगा? इसलिए हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कवर करते हैं। और प्लेन को अगर अंडरस्टैंड करना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है आपका नोटबुक। आपका जो बाइंडिंग है दैट इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर ऑफ प्लेन्स। समझ में आ रहा है? फिर जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा था, इधर फैमिली ऑफ प्लेन्स भी रहता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए बोला आधा पार्ट हो चुका है 3D का, नेक्स्ट पार्ट प्लेन के लिए जाएंगे। बट अगेन प्लेन पे जाने से पहले लाइन में कोई भी अड़चन मत रहना, लाइन में क्लैरिटी रखो, ये ठीक है।